If one thing, which we have learned in the last 2 months is that one thing which adds to the vulnerability in geopolitics, that is geography. And therefore, geopolitics में चीजों को स्ट्रेटेजिकली और ज्योग्राफिकली समझना बहुत जरूरी है। और इसी करके मैं यहाँ पे 5 वल्नरेबल स्टेट्स आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग प्रीलिम्स एज वेल। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे वन बाय वन, स्टार्टिंग फ्रॉम द टर्किश स्ट्रेट्स। टर्किश स्ट्रेट्स कौन से आ जाते हैं? द बॉस्फोरस एंड द डार्डनल स्ट्रेट। लेकिन उससे पहले एक एमसीक्यू है, एमसीक्यू फॉर प्रैक्टिस है, इन रेफरेंस टू द बाब अल मंदेब स्ट्रेट। इसका आंसर क्या है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो पूरा देख लीजिए तो आप इसको आंसर भी कर पाएंगे, ठीक है? कमेंट में बता देना, जो सही आंसर है वो मैं पिन कर दूंगा कमेंट सेक्शन में। पहले बात करेंगे 2 टर्किश स्ट्रेट्स के बारे में, बॉस्फोरस एंड डार्डनल्स। अब आप देख सकते हैं कि बहुत स्ट्रेटेजिक स्ट्रेट्स हैं। टर्की का कंप्लीट कंट्रोल है इन दोनों स्ट्रेट्स के ऊपर अंडर द मॉन्ट्रिक्स कन्वेंशन, ऑलराइट। एंड अगेन ब्लैक सी से मेडिटेरेनियन सी के बीच की जो कनेक्टिविटी है वो ये दोनों स्ट्रेट्स तय करते हैं। एंड अगर आप देखें ध्यान से मैप को, तो टुवर्ड्स द ईस्ट ऑफ ब्लैक सी आ जाता है एशिया, टुवर्ड्स द वेस्ट आ जाता है यूरोप, ऑलराइट। नाउ तो ये कनेक्ट कर रहे हैं 2 सीज को, ब्लैक सी को, मेडिटेरेनियन सी को। 2 पोर्ट्स हैं यहाँ पे, बॉस्फोरस स्ट्रेट एंड डार्डनल स्ट्रेट, एंड दीज स्ट्रेट्स आर सैंडविच बिटवीन यूरोप टू द वेस्ट एंड एशिया टू द ईस्ट। कौन सी कंट्रीज डिपेंडेंट है? अगेन ये वही कंट्रीज हैं जो कि खुलती हैं टुवर्ड्स द ब्लैक सी। मैंने एक एक्रोनिम दिया हुआ है ब्लैक सी कंट्रीज के लिए, बर्गर टी। ये बर्गर टी का क्या फुल फॉर्म है कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, इजीली आपको पता लग जाएगा मैप देख के। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, वल्नरेबिलिटी में 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आते हैं। पहला तो कि दिस इज कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल स्टेट व्हिच इज टर्की अंडर द मॉन्ट्रिक्स कन्वेंशन ऑफ 1936। वॉर सिचुएशन में टर्की के पास पूरा राइट है कि वो एक्सेस टू द ब्लैक सी भी ब्लॉक कर सकता है, नेवल ब्लॉकेड लगा सकता है, जो कि हुआ 2022 में यूक्रेन वॉर जब हुआ था तो टर्की ने इन दोनों स्ट्रेट्स पे ब्लॉकेड लगा दिया था, विच इज वाई आप जानते होंगे कि यूक्रेन से जो ग्रेन एक्सपोर्ट्स थे वो नहीं हो पा रहे थे ऑल द वे टू वेस्ट एशिया एंड अफ्रीका। एंड देन थर्डली, नैरो है, कंजेस्टेड है, तो एक्सीडेंट प्रोन एरिया है ना। ये जो टर्किश स्ट्रेट्स है ना, दोनों स्ट्रेट्स, ये कोई सिंगल पैसेज नहीं है जैसे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, एक इंटरनेशनल पैसेज है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ये टर्किश स्ट्रेट्स इंटरकनेक्टेड वाटरवेज है which form the only maritime outlet for the Black Sea basin. Geographically, they are situated sandwiched between the intersection of important maritime routes sitting between Europe in the west and Asia in the east. Alright, और ये physically टर्की को भी bisect करते हैं into 2 halves. Alright, now functional perspective से ये जो straits हैं ये enable करते हैं movement of maritime trade. Now maritime trade में oil, gas, industrial goods, grain ये सब आ जाता है। और ये सारा का सारा ट्रेड कहां से जा रहा है? ब्लैक सी कंट्री से ऑल द वे टू द वर्ल्ड, इनटू द ग्लोबल मार्केट्स। एंड देयरफॉर विदाउट हैविंग एक्सेस टू दीस ट्रेड्स, जितने भी कंट्रीज सराउंडिंग द ब्लैक सी है, दे विल ऑफ कोर्स बी डिप्राइव्ड, दे विल बी कट ऑफ फ्रॉम इंटरनेशनल मैरीटाइम ट्रेड। नाउ 3 मेजर वल्नरेबिलिटीज। पहला, फिजिकल कंस्ट्रेंट की बात आती है। देखो जो बॉस्फोरस स्ट्रेट है वो बहुत नैरो है and therefore heavily congested है, which increases the risk of accidents which can impact and halt the traffic as well. जैसे कि हमने इजिप्ट के स्विस कनाल में भी 2021 में देखा था, उसके बारे में मैं बात करूंगा। सेकेंडली, पॉलिटिकल कंट्रोल। एक सिंगल स्टेट है टर्की जिसका कंट्रोल है इसके ऊपर अंडर द मॉन्ट्रिक्स कन्वेंशन, व्हिच आल्सो एड्स टू अनसर्टेनिटी, वल्नरेबिलिटी एंड वोलेटिलिटी इन पॉलिटिकल क्राइसिस, जैसे कि यूक्रेन वॉर में देखा था। व्हिच इज व्हाई आपको याद होगा 2022 में एक ब्लैक सी ग्रेन डील हुआ था, ब्लैक सी ग्रेन डील हुआ था, जो कि टर्की ने ही यूएन के साथ मिलकर मीडिएट किया था बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, जिसके चलते यह तय किया गया था कि जो ओडेसा पोर्ट है यूक्रेन का, विच इज अगेन अ ब्लैक सी पोर्ट, वहां से जो सप्लाईज हैं दे कैन पास थ्रू द ब्लैक सी, पासिंग थ्रू द बॉस्फोरस एंड द डार्डनल स्ट्रेट ऑल द वे अप टू अफ्रीका एंड टुवर्ड्स वेस्ट एशिया। एंड थर्डली, कॉन्फ्लिक्ट सेंसिटिविटी की बात आती है, बिकॉज जो हमने रशिया यूक्रेन वॉर में भी देखा, ये स्ट्रेट्स दे बिकम वेरी सेंट्रल टू द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द वॉर। Now the war is happening in Russia and Ukraine, but the consequences is being seen across the world, primarily because Black Sea पे naval blockade लगाने की पावर टर्की के पास है। Next up is Suez Canal, alright, the narrow Suez Canal, alright, यहाँ पे नीचे आपका रेड सी आ जाता है, ये आपका स्विस कनाल यहाँ पे आ जाता है। ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट आ जाता है इजिप्ट का, पोर्ट सायद, और यहाँ पे आपका मेडिटेरेनियन सी है। तो स्विस कनाल बेसिकली क्या कर रहा है? रेड सी को मेडिटेरेनियन सी के साथ कनेक्ट कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, दुनिया का 12% ग्लोबल ट्रेड इस स्विस कनाल के थ्रू डेली पास करता है, और ये शॉर्टेस्ट रूट है यूरोप और एशिया के लिए, बिकॉज जैसे कि आप जानते हैं कि पहले जो ट्रैवलर्स थे, जो एक्सप्लोरर्स थे, वो अगर उनको एशिया जाना था तो वो ऑल द वे नीचे से, साउथ अफ्रीका के नीचे से जो तट है केप ऑफ गुड होप, वहां से जाते थे ऑल द वे टू एशिया। लेकिन जब से स्विस कनाल बना है
थैंक्स टू द ब्रिटिशर्स, तब से जो ट्रेड है और ज्यादा, जो ट्रेड का डिस्टेंस है बिटवीन एशिया एंड यूरोप और कम हो चुका है। मेजर रूट है फॉर कंटेनर्स, फॉर ऑयल, फॉर एलएनजी टर्मिनल, फॉर एलएनजी सप्लाईज टू पास, और ये रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट करता है। स्विस कनाल एक डिफरेंट कैटेगरी ऑफ चोक पॉइंट है एंड दिस इज इंजीनियर्ड रादर देन नेचुरल बट वेरी वेरी क्रिटिकल। ये पूरा का पूरा इजिप्ट में है, सो दिस प्रोवाइड्स अ डायरेक्ट मैरिटाइम लिंक बिटवीन द मेडिटेरेनियन एंड द रेड सी which effectively eliminates the need to circumnavigate Africa, यानी कि आपको अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से नीचे से आपको आने की जरूरत नहीं है, पासिंग टू द मोजाम्बिक चैनल एंड देन गोइंग ऑल द वे अप टू द अरेबियन सी, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, बिकॉज आपका डिस्टेंस शॉर्ट हो रहा है। इसकी इंपॉर्टेंस लाई करती है कि ये स्विस कनाल बनने से टाइम बहुत कम लगता है टू ट्रैवल फ्रॉम एशिया टू यूरोप, फॉर गुड्स एंड कमोडिटीज टू ट्रैवल फ्रॉम एशिया टू यूरोप। And by shortening this distance between Europe and Asia by thousands of kilometers, this is also undermining the economic logic of global supply chains. A large share of container traffic, oil shipments, and even the LNG flows, they depend on this corridor. तो ये canal, therefore, is not just a passage, ये एक structural pillar है for globalization to prosper. लेकिन दिस एफिशिएंसी कम्स एट द कॉस्ट ऑफ फ्रिजिलिटी। ये कनाल एक सिंगल लीनियर चैनल है जिसकी कोई विद नो इंटरनल रिडंडेंसी, कोई अल्टरनेटिव लेन्स नहीं है टू स्विस कनाल। एक बेन गुरियन कनाल प्रोजेक्ट का एक आइडिया इजराइल ने बैक इन द 1960s इनवाइसेज किया था, जो कि रेड मेड वाटरवे है व्हिच विल कनेक्ट द रेड सी टू द मेडिटेरेनियन सी पासिंग टू द नेगेव डेजर्ट इन इजराइल। लेकिन वो आइडिया, जो बेन गुरियन कनाल आइडिया है, वो एक्चुअलाइज नहीं हो पाया था, कोई ऑल्टरनेटिव लेन्स नहीं है। और आपको याद होगा 2021 में एक शिप है, एवर गिवन शिप थी, 400 मीटर लंबी शिप थी, वो स्टक हो गई थी यहां पे स्विस कनाल में। अब देखो उसके कारण लगभग 15-20 दिन के लिए ब्लॉकेड रहा था कि जो बाकी जहाज थे वो जाम हो गए थे, वो आगे पास नहीं कर पा रहे थे, और बहुत मैसिवली $500 बिलियन से ज्यादा का ग्लोबल कमर्स ट्रेड का नुकसान हुआ था बिकॉज ऑफ दिस ब्लॉकेड व्हिच हैपेंड। दिस ब्लॉकेड वाज नॉट बिकॉज ऑफ एनी जियोपॉलिटिकल क्राइसिस और स्टफ लाइक दैट, बट प्राइमरीली ये जो कनाल है बहुत नैरो है और वो शिप 400 मीटर लंबा था, तो इट गॉट स्टक ओवर देयर। So beyond the physical vulnerability, there is also strategic concentration risk. इजिप्ट का कंट्रोल है ओवर द कनाल, जो कि इजिप्ट को जियोपॉलिटिकल लेवरेज जरूर देता है। एडिशनली ये कनाल डिपेंड करता है ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ द रेड सी कॉरिडोर। नाउ जब रेड सी कॉरिडोर की बात आती है तो वहां पे बाबल मंदेब की भी बात आती है, इसके बारे में भी मैं बात करूंगा। एंड बाबल मंदेब के सराउंडिंग आपको पता है हूथी जो रिबेल्स हैं यमन में वो काफी एक्टिव रहते हैं, तो एनीथिंग व्हिच renders Bab al-Mandeb ineffective will also have consequences on the Suez Canal trade route as well. तो Suez Canal एक paradox को highlight करता है, the more efficient a route becomes, the more systematically it becomes more critical and therefore it also becomes more fragile. This route has been a big boon because this has reduced the distance and the time taken between Asia and Europe, but therefore this has also added even more to the fragility and to the vulnerability of this route, of this canal. बब अल मंदेब, अगेन यहां पे आपका बाबल मंदेब आ जाता है। बाबल मंदेब स्ट्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज बिटवीन यमन एंड जिबूटी एंड एरिट्रिया, जो कि अफ्रीका में आते हैं। यमन अगेन जैसे आप जानते हैं सऊदी के नीचे यमन आता है, यहां पे यमन आ जाता है। यमन अगेन इज ओपनिंग अप टू द अरेबियन सी एंड ऑल्सो टू द रेड सी, राइट। वाटर बॉडीज सराउंडिंग द बाबल मंदेब इज रेड सी, गल्फ ऑफ एडन एंड इंडियन ओशन। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट गेटवे बिटवीन द स्विस कनाल एंड द इंडियन ओशन। ये देखिए यहां पे आपका स्विस कनाल है, ठीक है, ये आपका रेड सी है, ये आपका इंडियन ओशन है। तो बाबल मंदेब स्टेट ईदर विच वेज, इंडियन ओशन से ऑल द वे अप टू द मेडिटेरेनियन सी की हम बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट एक यहां पे मैरिटाइम चोक पॉइंट बनता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूरोप एशिया ट्रेड एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑयल शिपमेंट्स व्हिच आर बीइंग कैरिड इन द वेसल्स ऑल द वे फ्रॉम एशिया टू यूरोप एंड ऑनवर्ड्स। ऑलराइट, नाउ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एंट्रेंस पे आता है ऑफ द रेड सी। दिस सिट्स एट द सदर्न एंट्रेंस ऑफ द रेड सी which links it to the Gulf of Aden and ultimately the Indian Ocean. अगर स्विस कनाल स्पाइन ऑफ यूरोप एशिया ट्रेड है तो बाबल मंदेब को गेटवे ऑफ यूरोप एशिया ट्रेड कहा जाता है। इसकी इंपॉर्टेंट इज relative rather than standalone because इसकी इंपॉर्टेंस आती to the fact that ये बाबल मंदेब स्ट्रेट एक इंपॉर्टेंट एक्सेस देता है टू द स्विस कनाल, और बिना बाबल मंदेब के जो पूरा रेड सी कॉरिडोर है वो अपनी फंक्शनैलिटी लूज करता है। इन दैट सेंस दिस इज अ वेरी वेरी क्रिटिकल नोड, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन द रेड सी कॉरिडोर नेटवर्क। ऑलराइट, वल्नरेबिलिटी इज प्राइमरली बिकॉज ऑफ द रीजनल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट, बिकॉज इट इज वेरी क्लोज टू यमन, और यमन इज अ कंट्री जो कि 2014 से सिविल वॉर में एम्ब्रॉयल्ड है, द हूथीज वर्सेस द गवर्नमेंट ऑफ यमन, एंड देयर आर आल्सो अदर एक्टर्स लाइक द सदर्न ट्रांजिशनल कमांड।
And therefore the combination creates a very unique risk, जहां पे स्टेट और नॉन स्टेट एंटिटीज इंटरसेक्ट करते हैं, जहां पे एसिमेट्रिकल वॉरफेयर, ड्रोन स्ट्राइक्स और पायरेसी रिलेटेड इंसिडेंट्स भी काफी इंपैक्ट करते हैं और प्रेशर क्रिएट करते हैं बाब अल मंदेब पे. And again, Bab al-Mandeb is also sandwiched between Yemen on one hand and the Horn of Africa. The Horn of Africa, seed Somalia, Eritrea, आपका Somalia, Eritrea, Ethiopia and Djibouti. Somalia, Eritrea, Egypt and Djibouti. All right. Additionally, the strait is relatively narrow and divided into channels, increasingly navigational complexity. And the presence, because जिबूटी को हम मिलिट्री रियल एस्टेट ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, और जिबूटी में जैसे आप जानते हैं फ्रांस हो गया, अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, इनके नेवल बेसिस है वहां पे. वो नेवल बेसिस स्टेशन करने का पर्सपेक्टिव क्या था कि पायरेसी के खिलाफ जो इनकी मुहिम है, जो लड़ाई है, वो स्ट्रांग हो सके इन सब कंट्रीज की. सो देयरफॉर द प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल फॉरेन मिलिट्री बेसिस इन द नियर बाय जिबूटी रिफ्लेक्ट्स इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, बट ऑल्सो अंडरस्कोर्स कि ग्लोबल पावर्स परसीव करते हैं इसको एज अ कॉन्टेस्टेड स्पेस. Analytical terms में Bab al-Mandeb shows how choke points can be destabilized not only by the great power conflict but also by the localized instability with global consequences. Then हमारा सबसे फेवरेट हॉर्मूज, स्टेट ऑफ हॉर्मूज, जो कि न्यूज में है. इसके चलते कई सारे वीडियोस मैंने यूट्यूब पे बनाए हैं, चाहे वो स्टेट ऑफ हॉर्मूज की इंपॉर्टेंस की बात हो, ईरान के इंपॉर्टेंट पोर्ट्स कौन से हैं. अगर आप स्लीपी क्लासेस की प्लेलिस्ट देखेंगे तो आपको कई सारे वीडियो स्टेट ऑफ हॉर्मूज से रिलेटेड मिल जाएंगे. और जैसे आप देख सकते हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मूज इज कमिंग बिटवीन ईरान, ओमान एंड यूएई. Alright, okay, now this is located between Iran in the north and Oman and UAE towards the south. वाटर बॉडीज कौन सी आ जाती हैं? एक तरफ पर्शियन गल्फ आ जाता है, एक तरफ अरेबियन सी आ जाता है, एक तरफ यहां पे आपका गल्फ ऑफ ओमान भी आ जाता है. 3 वाटर बॉडीज आ जाती हैं. कंट्रीज कौन सी डिपेंडेंट है अपार्ट फ्रॉम ईरान एंड ओमान? सऊदी, यूएई, कुवैत, इराक. वैसे तो पूरी दुनिया ही डिपेंडेंट है, लेकिन इसकी प्रॉक्सिमिटी में कौन सी कंट्रीज आती है उसकी हम बात कर रहे हैं. Alright, now understand one thing, Strait of Hormuz is the most critical energy choke point in the world. हॉर्मूज एंड स्टेट ऑफ मलक्का, सबसे पहले स्टेट ऑफ मलक्का आएगा, दूसरे पे स्टेट ऑफ हॉर्मूज आएगा. एंड देयरफॉर पर्शियन गल्फ इज आल्सो द होम टू द लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड. ऑलराइट, एंड सब्सटैंशियल प्रोपोर्शन ऑफ द ग्लोबल ऑयल एंड द एलएनजी, द गैस एक्सपोर्ट्स, इज पासिंग थ्रू दिस नैरो स्टेट ऑफ हॉर्मूज का पैसेज. 33 किलोमीटर वाइड है स्टेट ऑफ हॉर्मूज, जिसमें से 3 किलोमीटर वाइड ही एरिया है जो कि नेविगेबल है. तो इट इज वेरी वेरी नैरो. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, not because of the volume of the trade which passes through it, but also because that इसका कोई substitute नहीं है. कुछ ट्रेड रूट जरूर रीराउट किए गए हैं अगर स्टेट ऑफ हॉर्मूज पे प्रेशर होता है, बट अगेन उसके इमीडिएट ऑल्टरनेटिव जो है हॉर्मूज के अवेलेबल नहीं है. सो दिस मेक्स इट एज अ वेरी हाई इंपैक्ट चोक पॉइंट, एंड एनी डिसरप्शन ओवर हियर विल हैव नियर इंस्टेंट इफेक्ट्स ऑन ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. जो वल्नरेबिलिटी है हॉर्मूज की, दैट इज डीपली जियोपॉलिटिकल. This is between Iran and Oman, and the region is also characterized by long-standing tensions involving Iran, the Gulf states, and the external powers such as the USA. ईरान ने रेपिटेटिवली सिग्नल करा है अपनी कैपेसिटी को कि वो इस स्टेट ऑफ हॉर्मूज को ब्लॉकेड करके ट्रैफिक को डिस्टर्ब कर सकता है, using asymmetrical warfare, drones, your mines and your naval mines, etc., sea mines and all that. And therefore वो हम ऑलरेडी देख रहे हैं ईरान अमेरिका वॉर में कि ईरान कैसे स्टेट ऑफ हॉर्मूज को मिलिटराइज भी कर रहा है. Unlike the Suez, जहां पे vulnerability is largely structural, physical structural, हॉर्मूज रिप्रेजेंट करता है एक मिलिटराइज चोक पॉइंट. तो रिस्क यहां पे नॉट अबाउट एक्सीडेंटल ब्लॉकेज, जैसे कि जो एवर गिवन शिप का इंसिडेंट हमने इजिप्ट में स्विस कनाल में देखा था. वो कोई ऐसा नहीं कि बहुत लंबी शिप है जो अटक गई है वहां पे, बट यहां पे जो डिसरप्शन है वो डेलिबरेट है एज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग और कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेशन. तो ब्रॉडर टर्म्स में हॉर्मूज इलिस्ट्रेट करता है कि चोक पॉइंट्स कैसे प्रेशर वॉल सर्व करते हैं इन द होल ग्लोबल पॉलिटिक्स, जहां पे कंट्रोल ओवर अ नैरो स्ट्रेट, अ नैरो पैसेज कैन cascade into influence over global energy markets. And last but not the least हम बात करेंगे स्टेट ऑफ मलक्का के बारे. स्टेट ऑफ मलक्का किसके बीच में आ जाता है? इंडोनेशिया, मलेशिया एंड सिंगापुर. अगेन स्टेट ऑफ मलक्का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मोर इंपॉर्टेंट देन स्टेट ऑफ हॉर्मूज. इनफैक्ट अगर आप आंकड़े देखेंगे तो स्टेट ऑफ मलक्का नंबर 1 पे आता है इन टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द ऑयल सप्लाईज जो कि स्टेट ऑफ मलक्का से पास करते हैं एज कंपेयर टू द स्टेट ऑफ हॉर्मूज. Now this is located between these three countries. वाटर बॉडीज की बात करें तो एक तरफ इंडियन ओशन है, एक तरफ पैसिफिक ओशन है, ऊपर साउथ चाइना सी आ जाता है. ये वाटर बॉडीज आगे इंपॉर्टेंट है फॉर कनेक्टिविटी बिटवीन इंडियन ओशन एंड द पैसिफिक ओशन. बिजिएस्ट शिपिंग लेन इन द वर्ल्ड इज द स्टेट ऑफ मलक्का वाला चोक पॉइंट आ जाता है. वेरी वेरी क्रिटिकल फॉर चाइना. चाइना के लिए बहुत क्रिटिकल है. चाइना की एनर्जी इंपोर्ट्स आर कमिंग फ्रॉम द स्टेट ऑफ मलक्का. और ये प्रिंसिपल मैरिटाइम लिंक है इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच में. बहुत ही बिजी शिपिंग लेन है
और दिस इज वेरी सेंट्रल टू इकोनॉमिक इंटीग्रेशन विद द ग्लोबल मार्केट, स्पेसिफिकली द ईस्ट एशियन मार्केट्स, एंड ऑल्सो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एनर्जी एंड ट्रेड फॉर चाइना, जापान एंड साउथ कोरिया. चाइना ने स्पेसिफिकली डिपेंडेंसी ऑन द स्टेट ऑफ मलक्का को डिफाइन करा है एज द मलक्का डिलेमा. इस बात को रिकॉग्नाइज करते कि सिग्निफिकेंट पोर्शन जो एनर्जी इंपोर्ट्स का है जो कि चाइना को जा रहा है, दैट इज पासिंग थ्रू दिस सिंगल वल्नरेबल स्ट्रेट ऑफ मलक्का कॉरिडोर. अब यहां पे वल्नरेबिलिटीज प्राइमरीली 3 आती है. पहली बात, ये जो स्ट्रेट है दैट इज ऑल्सो वेरी नैरो एंड वेरी शैलो इन द पार्ट्स, देयरफॉर दैट इज लिमिटिंग द साइज एंड द वॉल्यूम and also the maneuverability of the vessels. Number 2, यहां पे heavy congestion experience किया जाता है which also increases the risk of collisions, and of course collisions होंगे तो delays होंगे. कई सारे जहाज अगर बहुत narrow है, congestion ज्यादा है, तो कई सारे जहाज वहां पे अटक सकते हैं, stuck हो सकते हैं. And thirdly, this is historically very much prone to piracy, although international cooperation has reduced this threat in the last years, in the recent years. मलक्का इज सिचुएटेड विद इन अ रीजन ऑफ इंटेंस स्ट्रेटेजिक कंपटीशन. ऊपर आप जैसे देखिए साउथ चाइना सी आ जाता है, और इस रीजन को मैं थोड़ा लाइट हार्टेड वे में कहता हूं चाइना पीड़ित समाज, साउथ चाइना सी को, बिकॉज यहां पे जितने भी कंट्रीज इन्वॉल्व हैं उनका कॉन्टेस्टेशन है चाइना के साथ ओवर द कंट्रोल ऑफ सर्टेन आइलैंड्स जो कि अनइनहैबिटेड है और इन कंट्रीज के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आते हैं. तो मलक्का एक ऐसा चोक पॉइंट है जहां पे इकोनॉमिक सेंट्रलिटी इज मीटिंग द जियोपॉलिटिकल राइवलरी इन द साउथ चाइना सी, व्हिच मेक्स इट बोथ इंडिस्पेंसिबल एंड स्ट्रेटेजिकली वेरी वेरी सेंसिटिव. मैंने आपको यहां पे शुरू में क्वेश्चन दिया था बब अल मंदेब से रिलेटेड, तो यहां पे आप उसको पॉज कीजिए वीडियो को, क्या इसका आंसर है वो मुझे बताएं, और इसका क्या आंसर आपको लग रहा है मुझे बताएं. यहां पे पॉज कर लीजिए. एंड बाकी दोस्तों जाने से पहले आपको यह भी बता दूं कि हमारे कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं जो कि प्री ओरिएंटेड चलते आ रहे हैं. रैपिड रिवीजन है जो कि ऑलरेडी खत्म हो चुका है, और मैप्स 3.0 अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है जो कि प्लेसेस इन न्यूज को होलिस्टिकली कवर करता है, बहुत नॉमिनली प्राइस्ड है. तो प्लीज इन कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करें. एंड दैट्स अबाउट इट. आई विल सी यू सून. थैंक यू सो मच.